जुले स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था मेटलर्जी के बारे में, है ना। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर, यानी कि मेटल को जब हम एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं किसी और से, उसको हम कहते थे मेटलर्जी, है ना, मेटलर्जी। वहां पे हमने देखा था कई मेटल्स, उसके एक्सट्रैक्शन के स्टेप देखे थे, 3 बेसिक स्टेप होते थे, है ना। जहां पे सबसे पहले हमने देखा था यहां पे एनरिचमेंट ऑफ ओर। सबसे पहला स्टेप था एनरिचमेंट ऑफ ओर, है ना। उसमें क्या होते थे, गैंग होते थे, जो जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करके लाते थे, जमीन से एक्सट्रैक्ट करके लाते थे, तब वहां पे उसके साथ सैंड, लाइमस्टोन, माइका और आदि उसके साथ अटैच होके आते थे। वे सब हम हटाते थे, उनको हम क्या कहते थे, गैंग, है ना। उनको हम हटाते थे फिजिकली, और जैसे कि हम ग्रेविटेशन को इस्तेमाल करके, फिर मैग्नेटिज्म को इस्तेमाल करके हम उसको हटाते हैं। फिर उसको कहते थे क्या, एनरिचमेंट ऑफ ओर। वहां पे हमें कंसंट्रेटेड ओर मिलते थे जिसमें मेटल के पदार्थ बहुत ज्यादा होते हैं। फिर हम कंसंट्रेटेड ओर को हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए वेरियस मेथड यूज करते थे। लेस रिएक्टिव मेटल के लिए अलग प्रोसीजर, हाई रिएक्टिव के लिए अलग, और मॉडरेटली रिएक्टिव के लिए और अलग। यहां पे हम सबसे पहले जानेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। अब लेस रिएक्टिव मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो लेस रिएक्टिव मेटल को भी एनरिचमेंट करना होगा। उसको जमीन से निकलने के बाद उसके साथ जो गैंग अटैच होते हैं, लाइमस्टोन वगैरह, माइका वगैरह, सैंड वगैरह, उसको हम हटा देते हैं। फिर उसके बाद हमें कंसंट्रेटेड ओर मिल जाते हैं। फिर उसको हम, जैसे कि हम यहां पे एक एग्जांपल की मदद से देखेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर, मरकरी जैसे मेटल्स होते हैं, कॉपर, मरकरी वगैरह, वे लेस रिएक्टिव होते थे। हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था, वे लेस रिएक्टिव होते हैं, है ना। अब वे सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं, याद रखिए, वे सल्फाइड ओर के फॉर्म में होते हैं अर्थ में। अब जब हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको हम कैसे एक्सट्रैक्शन में हम कैसे करते हैं वो जानेंगे, ठीक है। यहां पे रोस्टिंग लिखा है। रोस्टिंग क्या होता है, और इज हीटेड स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम उस ओर को हम हीट करेंगे तो उसको कहते हैं रोस्टिंग। यानी कि जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, कॉपर जैसे, मरकरी जैसे, उनको हम रोस्ट करते हैं, ठीक है, रोस्ट करते हैं। उसमें रोस्ट करने पर क्या होते हैं, वे जो सल्फाइड होते हैं वे वोलेटाइल होते हैं, यानी कि वे जल्दी इवापोरेट हो जाते हैं, ठीक है। वोलेटाइल होते हैं यानी कि वे जल्दी इवापोरेट हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई सल्फाइड का ओर होंगे, मेटल सल्फाइड ओर होंगे, वे अगर हम हीट करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, तो वोलेटाइल सब्सटेंस होने के कारण सल्फाइड होके वो रिमूव हो जाएंगे, उसके जगह ले लेंगे ऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, ठीक है। हम यहां पे एक एग्जांपल यहां पे मैंने दिखाया है, यहां पे देख सकते हैं आप, कॉपर सल्फाइड, है ना। यहां पे है कॉपर सल्फाइड, कॉपर 1 सल्फाइड। ये एक और है, इसका नाम क्या था, कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस। और याद कीजिए, और कॉपर ग्लांस से हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जब वे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिएक्ट करने के बाद हीट करते हैं, रोस्टिंग। यानी कि अगर प्रेजेंस ऑफ एयर में अगर हम उसको हीट करें, इस ओर को अगर हीट करेंगे तो उसको रोस्टिंग कहते हैं। यहां पे प्रेजेंस ऑफ एयर में हम हीट कर रहा है, रोस्टिंग कर रहा है, जिसकी वजह से हमें यहां पे मिल रहा है कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। यहां पे मिल रहा है कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम क्या करेंगे, यहां पे इस प्रोसीजर में जब यहां पे कॉपर ऑक्साइड बनते जाएंगे, एक स्टेज पे कॉपर ऑक्साइड बनना बंद हो जाएंगे, यानी कि रोस्टिंग प्रोसीजर स्टॉप हो जाएंगे। अब एब्सेंस ऑफ एयर में, यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर में कॉपर ऑक्साइड जो हमारे यहां पे बने थे, ये कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे कॉपर सल्फाइड जो बचा है, यानी कि जो बचे कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके यहां पे हमें कॉपर मेटल मिल जाते हैं, और यहां पे हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाते हैं। यहां पे हमें कॉपर मेटल मिला। याद कीजिए, ये एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल थे। यहां पे हमने लेस रिएक्टिव मेटल को, यानी कि कॉपर जैसे लेस रिएक्टिव मेटल को हमने एक्सट्रैक्ट करके लाया, है ना। यहां पे कैसे किया, देखिए, कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रोस्ट किया, यहां पे कॉपर ऑक्साइड मिल गया। कॉपर ऑक्साइड मिलने पर कॉपर ऑक्साइड जो बचते हैं, यहां पे कॉपर ऑक्साइड जो बनते हैं, वे कॉपर ऑक्साइड जो बचे कुचे कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट होने के बाद यहां पे हमें कॉपर मेटल और सल्फायर डाइऑक्साइड मिल जाते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे मरकरी का, ठीक है। मरकरी का
Hg फॉर्मूला है मरकरी का HgS, यानी कि मरकरिक सल्फाइड। इसको क्या कहते हैं हम? मरकरिक सल्फाइड। ठीक है, हमने जाना था यहां पे लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि कॉपर सल्फ या मरकरी वगैरह सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं। यहां पे देखिए मरकरी भी मरकरिक सल्फाइड के फॉर्म में है, कॉपर भी कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में है ना। यहां पे जब ये रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, तब यहां पे हमें मिल जाएंगे मरकरिक ऑक्साइड, यानी कि यहां पे मरकरिक सल्फाइड था, ये बन जाएंगे मरकरिक ऑक्साइड, मरकरिक ऑक्साइड बन जाएंगे। ठीक है, यहां पे मरकरिक ऑक्साइड मिल गया प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएंगे। ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएंगे। ठीक है, यहां पे मरकरिक ऑक्साइड मिल गया। अब ये मरकरिक ऑक्साइड जो मिला यहां पे, उसको अगर हम हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे यानी कि ये रिडक्ट हो जाएंगे, रिडक्शन हो जाएंगे। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे जो ऑक्सीजन है वे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे हमें ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएंगे मरकरी मेटल प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, यहां पे ऑक्सीजन अलग से हो जाएंगे। अब यहां पे हम इक्वेशन को स्टेबल करेंगे। यहां पे देख सकते हैं एक ही मरकरी है, यहां पे एक ही है, यहां पे सल्फाइड एक, यहां पे सल्फाइड एक, यहां पे ऑक्सीजन 2 है, मगर यहां पे तो ऑक्सीजन 3 है। इस इक्वेशन के इस साइड पे तो 3 है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6 कर देंगे, फिर यहां पे हम 2 लगा देंगे, तो यहां पे 2 सल्फाइड हो जाएंगे, यहां पे 2 लगा देंगे तो 2 सल्फाइड, फिर यहां पे 2 मरकरी, यहां पे हम 2 कर देंगे, 2 मरकरी, यहां पे 2 ऑक्सीजन, यहां पे 2 4, यानी कि यहां पे 4 ऑक्सीजन, यहां पे 2 6 ऑक्सीजन, यहां पे 3 2 6 ऑक्सीजन। यहां पे इक्वेशन बैलेंस हो जाते हैं। और यहां इस प्रोसीजर को हम क्या कहते थे? रोस्टिंग। याद कीजिए, रोस्टिंग है ना। रोस्टिंग में क्या होते थे? प्रेजेंस ऑफ एयर में, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंस होते हैं उसके प्रेजेंस में हम इसको हीट कर देते हैं, जिसके कारण यहां पे हमें मेटल ऑक्साइड मिलते हैं। और मेटल ऑक्साइड को हम जब हीट करेंगे एब्सेंस ऑफ एयर में, यहां पे रिडक्शन हो जाएंगे, यानी कि ये ऑक्सीजन अलग निकल के ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे, यहां पे हमें मरकरी मेटल मिल जाएंगे। यहां पे भी हम बैलेंस करेंगे, यहां पे 2 लगा देंगे तो यहां पे 2 ऑक्सीजन, यहां पे 2 ऑक्सीजन, यहां पे 2 लगा देंगे तो 2 मरकरी, यहां पे बैलेंस हो गया है ना। अभी तक हमने जाना लेस रिएक्टिव मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हम जानेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहां पे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में बीच में आते हैं, वे कार्बोनेट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, और वे ऑक्साइड के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। यहां पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, कार्बोनेट जिंक कार्बोनेट, सल्फाइड जिंक सल्फाइड, और ऑक्साइड के लिए यहां पे आयरन ऑक्साइड का मैंने एक एग्जांपल लिया है। ये सब और है, ठीक है। और आपने याद किया था, इसको हमने हेमाटाइट नाम दिया था, जिंक सल्फाइड को हमने जिंक ग्लैंड करके नाम दिया था, और इसको हमने जिंक ब्लेंड करके, जिंक सल्फाइड को हमने जिंक ब्लेंड करके नाम दिया था, है ना। ऐसे करके इसको हमने, ये जिंक कार्बोनेट जो कि कार्बोनेट और होते हैं, ठीक है। अब इनको एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसीजर है वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि जिंक कार्बोनेट और होते हैं, उनको कैल्सिनेशन के मदद से एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैल्सिनेशन क्या होते हैं, यहां पे देखिए, द प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट और इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर इनटू अ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, यहां पे ये सारे सबसे पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्साइड को हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके उसको हम फ्री स्टेट में ला सकते हैं, ठीक है। मगर यहां पे तो हमें कई तो कार्बोनेट के फॉर्म में है, कई तो सल्फाइड के फॉर्म में है। ऑक्साइड के फॉर्म में तो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि रिएजेंट को यूज करके, मगर यहां पे कार्बोनेट और सल्फाइड को देखेंगे। कार्बोनेट जो होते हैं उनको हम प्रेजेंस, एब्सेंस ऑफ हीट में, यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर में हम हीट करते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर में हम हीट करते हैं, और वे उसको क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन। यहां पे लिखा गया है, द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट और इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू अ मेटल ऑक्साइड, है ना। यहां पे एग्जांपल भी लिया है, जिंक ZnCO3 जिसको हमने जिंक कार्बोनेट नाम दिया था, वे कैलामाइन करके, और याद कीजिए कैलामाइन का, और जहां से हमने जिंक एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं, है ना, यहां से हम इसको कैल्सिनेट कर देते हैं, यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर में हम हीट कर देते हैं। यहां पे
एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करने पर यहां पे मिल जाता है हमें जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह अब अगर हमारे पास जिंक सल्फाइड होंगे, जिंक सल्फाइड को हमने क्या नाम दिया था, जिंक ब्लेंड और, जहां से हमने जिंक एक्सट्रैक्ट करके लाना है ना। ये जिंक सल्फाइड तो लो रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे होते हैं उसी तरह होते हैं, उनको रोस्टिंग की मदद से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। रोस्टिंग मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि द प्रोसेस इन विच सल्फाइड और इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू अ मेटल ऑक्साइड। यानी कि प्रेजेंस ऑफ एयर में हम उस सल्फाइड और को हम हीट कर देते हैं, उसको कहते हैं रोस्टिंग। उसकी वजह से यहां पे हमें मिल जाता है जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन होकर जिंक ऑक्साइड मिल जाता है और यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है ना। अब यहां पे देखिए जिंक सल्फाइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो रोस्टिंग की वजह से जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिलते हैं। यहां पे भी ऑक्साइड मिला, जिंक मेटेलिक ऑक्साइड मिला, यहां पे भी मेटेलिक ऑक्साइड, और यहां पे जो ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं जैसे कि हेमाटाइट, आयरन ऑक्साइड है ना, ये सब ऑक्साइड के फॉर्म में है। अब उन ऑक्साइड को क्या करेंगे हम, उस मेटल ऑक्साइड को आर देन कन्वर्टेड टू फ्री मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम वगैरह। इस तरह के रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके हम इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या सभी मेटल इन सभी को इस्तेमाल करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह? इस सभी मेटल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। हम देखेंगे किस किस मेटल के साथ कौन कौन से हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखेंगे जिंक का। जिंक में हम कैसे कार्बन को भी ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक ऑक्साइड होते हैं ना, जो जिंक ऑक्साइड होते हैं उनको हम कार्बन के मदद से, कार्बन को एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं। यहां से ऑक्सीजन को हटा के जिंक मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पे जो मेटल होते हैं जैसे कि कई होते हैं जैसे कि लेस रिएक्टिव या मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि कॉपर वगैरह या हमारा आयरन वगैरह, वे होते हैं, वे कार्बन को भी इनका ऑक्साइड, यानी कि इनका ऑक्साइड होते हैं ना, जो Cu2O, Fe2O3, जैसे कि यहां पे कॉपर ऑक्साइड होते हैं, यहां पे आयरन ऑक्साइड होते हैं, ये कार्बन या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को या उसको कार्बन मोनोऑक्साइड को हम यूज करते हैं ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट, और यहां से हम ऑक्सीजन को हटा के मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब कई तो इतना लेस रिएक्टिव होते हैं जैसे कि मरकरी वगैरह, मरकरी के ऑक्साइड होते हैं HgO, हमने मरकरी का ऑक्साइड देखा था। ये मरकरी का ऑक्साइड इतना लेस रिएक्टिव होते हैं, इनको हम थोड़ा सा हीट देंगे ना, मरकरी मेटल ही लेस रिएक्टिव है, इसकी वजह से थोड़ा सा अगर हीट देंगे ना तो ये ऑक्साइड हट के हमें क्या मिल जाएंगे, मरकरी मेटल मिल जाएंगे। ठीक है। अब जो बचा मेटल जैसे कि पोटेशियम वगैरह, सोडियम वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह, एल्यूमिनियम वगैरह, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे आते थे, है ना, वे मेटल, इनके मेटल ऑक्साइड बहुत ही बॉन्डिंग हाई होते हैं, इसका बॉन्डिंग टाइट होते हैं, जिसके कारण इनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, यानी कि इनके ऑक्साइड को हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इसको अलग प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ऊपर जाने से पहले हम अभी जो थोड़े से देर पहले हमने जाना था ऑक्साइड को कैसे रिएजेंट के मदद से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा एग्जांपल के मदद से देखेंगे। जैसे कि जिंक ऑक्साइड हमने देखा था जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अगर ये हमने कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी कि कार्बन भी एक सॉलिड है, अगर इनके साथ रिएक्ट करेंगे तो यहां पे हमें मिल जाएंगे जिंक मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। यहां पे जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट हमने यूज किया, कार्बन को हमने रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया। यहां पे रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन को हटा दे रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम, ये जिंक से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कि जिंक ऑक्साइड से जिंक हमें एक्सट्रैक्ट करके मिल रहा है। ये एक एग्जांपल रहा जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल में हमने देखा था। ऑक्साइड को हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मेटल को अलग कर सकते हैं, है ना। यहां पे ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड।
अब हम हाईली रिएक्टिव मेटल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे द हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। अब हाईली रिएक्टिव मेटल्स ज्यादातर हमने देखा था, जैसे कि सोडियम NaCl के फॉर्म में, डिजोल्व फॉर्म में हमें सी वाटर में मिलते हैं, है ना। उसी तरह MgCl2 हमने देखा था, मैग्नीशियम क्लोराइड। उसी तरह हमें ये सब किसके क्लोराइड के फॉर्म में भी मिलते हैं। यहाँ पे क्लोराइड है ना, क्लोराइड के फॉर्म में मिलते हैं। अब उनको हम इनके बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होने के कारण इनको हम रिड्यूस करके एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक और प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम को एग्जांपल लेके हम जानेंगे कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। यहां पे हम एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग आयोनिक कंपाउंड इनटू एलिमेंट बाय पासिंग अ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंपाउंड इन अ फ्लूइड फॉर्म। यानी कि अगर हम किसी मोल्टन फॉर्म को, यानी कि किसी भी मेटल के सॉल्ट को अगर हम मोल्टन फॉर्म में लाएंगे और उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वे आयन के फॉर्म में ब्रेक हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे कैसे यहां पे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां पे मैं एक बीकर ले लेता हूं, जिसमें यहां पे मैं NaCl को मोल्टन फॉर्म में यहां पे ले लेता हूं। फिर यहां पे मैं एक रॉड दूंगा, यहां पे मैं एक और रॉड डीप करूंगा, इसका नाम होंगे एनोड, क्योंकि यहां पे मैं बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। पॉजिटिव टर्मिनल को मैं इस तरफ रख देता हूं, यानी कि ये रॉड पॉजिटिव बन जाएंगे। यानी कि पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव प्लेट को हम क्या कहते हैं, एनोड, और यहां पे कैथोड, जो कि होते हैं नेगेटिव चार्ज, यानी कि यहां पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल है ना। अब ये रहा NaCl का मोल्टन फॉर्म। अब जब यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होंगे तो क्या होंगे, ये NaCl ब्रेक डाउन हो जाएंगे। यहां पे आप देख सकते हैं NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर ये Na सोडियम और क्लोरीन गैस में ब्रेकअप हो जाएंगे, यानी कि डिकम्पोज हो जाएंगे, आयोनिक कंपाउंड याद कीजिए, जहां पे हमने क्या किया था, सोडियम एटॉम्स एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में रहते थे, फिर आयोनिक बॉन्ड बन जाते हैं। वही ऐसा कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड। इस आयोनिक कंपाउंड को वे डिकम्पोज कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वे डिकम्पोज कर देते हैं, यानी कि यहां पे जो फ्लूइड है यहां में डिकम्पोज हो जाएंगे NaCl में। अब जब NaCl में बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो यहां पे Na तो पॉजिटिव बन जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के पास जाएंगे, है ना। क्लोरीन तो नेगेटिव चार्ज होंगे, है ना। अब Na पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, क्लोरीन नेगेटिव आयन, यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन के डिफिशिएंट होंगे और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, यानी कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैसे होते कितने थे, 7, अब यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ये नेगेटिव चार्ज रहते हैं, नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये यहां पे अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज होने के कारण इस साइड, यानी कि एनोड के रोड पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, यहां पे अट्रैक्ट हो जाते हैं क्लोरीन, है ना, और Na पॉजिटिव। अब यहां पे क्लोरीन यहां पे आते ही यहां पे चार्ज है, यानी कि यहां से यहां करंट मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यहां से इस तरफ होते हैं, यानी कि जो क्लोरीन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वे यहां से यहां मूव करते हैं। यहां मूव करने पर यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, यानी कि ये रोड नेगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाते हैं, जिसके कारण ये Na पॉजिटिव जो होते हैं ना, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट कर जाते हैं इसकी तरफ, यानी कि यहां पे Na पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहां पे हमें मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉन, Na पॉजिटिव को यहां से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, यहां पे डेफिशिएंट था, Na पॉजिटिव के पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट था, यहां पे उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो यहां पे हमारा सोडियम डिपॉजिट हो जाएंगे, यहां पे हमारा सोडियम डिपॉजिट हो जाएंगे, यानी कि यहां पे हमें सोडियम मेटल मिल जाएंगे। यानी कि इस इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कैथोड पे क्या क्या होते हैं और एनोड पे क्या क्या होते हैं। कैथोड पे क्या होते हैं, Na पॉजिटिव बन जाता है, Na पॉजिटिव आयंस जो यहां सॉल्यूशन में घूम रहा है उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होते हैं। यहां पे 2 सोडियम होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होंगे, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाता
आता है, कहां से आते हैं इलेक्ट्रॉन, यहां से घूम के यहां से इलेक्ट्रॉन आते हैं, चार्ज यहां पे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाते हैं, यहां पे उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने पर ये सोडियम मेटल बन जाता है, ये सोडियम मेटल यहां पे डिपॉजिट होते हैं, यहां से हमें सोडियम मेटल मिल जाते हैं। उसी तरह एनोड पे क्या होते हैं, क्लोरीन नेगेटिव होते हैं, यानी कि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे उनको डोनेट कर देते हैं, यानी कि यहां पे क्लोरीन के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये यहां से यहां होके यहां से यहां तक आ जाता है, यहां पे फिर क्लोरीन 2 यहां पे हमें डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, अभी तक आपने जाना मेटलर्जी के 3 बेसिक प्रोसेस, जिसमें हमने सबसे पहले किया था क्या, एनरिचमेंट ऑफ ओर, एनरिचमेंट ऑफ और नंबर 2 पे हमने कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड और टू मेटल। यहां पे हमने जाना एनरिचमेंट ऑफ और में हमने जाना था मेटल को एक्सट्रैक्ट, अर्थ में से एक्सट्रैक्ट करने के बाद गैंग को रिमूव करना। फिर यहां पे हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल, यानी कि लेस रिएक्टिव के साथ कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, हाई रिएक्टिव कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और मॉडरेटली रिएक्टिव कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसके बारे में हमने जाना था। अब जो यहां पे मेटल जो एक्सट्रैक्ट होके आते हैं, जो यहां पे मेटल आते हैं, वे 80 to 90% प्योर होते हैं। अब हमें तो चाहिए 99% या 100% प्योर, तो उसके लिए हम 3rd स्टेप पे जाएंगे जो होता है रिफाइनिंग। ठीक है, इसको करते हैं प्योरीफाइंग। अब प्योरीफाई कैसे करते हैं, यहां पे 3rd स्टेप क्या होते हैं, रिफाइनिंग। यहां पे आप देख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग, यानी कि उस इम्प्योर मेटल को, वैसे तो 80 to 90% तो प्योर होते हैं, उसको फिर से हम प्योर कर देते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी के बनाते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं उसको प्योर करने को हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग। अब उसमें एक प्रोसीजर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस में अभी पढ़ा था, हाईली रिएक्टिव मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, वैसे सेम ही होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी। यहां पे क्या होते हैं, एक बीकर होते हैं, यहां पे उसको, जैसे कि यहां पे एक इम्प्योर मेटल का, यानी कि इम्प्योर मेटल जिसको हमने प्योर बनाना है उसका यहां पे रोड डालना है, फिर यहां पे एक प्लेट होंगे प्योर मेटल का। अब मेटल कैसा लेंगे, इम्प्योर मेटल कैसा लेंगे, प्योर मेटल कैसा लेंगे, ये डिपेंड करता है यहां पे। अगर हमने सोल्ट सॉल्यूशन कैसे लेना है, सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ सेम मेटल। अगर हमने यहां पे एक्सट्रैक्ट कॉपर मेटल को करना है तो यहां पे कॉपर के सोल्ट का सॉल्यूशन होना जरूरी है। यहां पे जैसे कि इम्प्योर मेटल में मैंने एक कॉपर, इम्प्योर कॉपर को यहां पे रखा, फिर यहां पे प्योर कॉपर को रखा। अब सोल्ट सॉल्यूशन वैसा होना चाहिए जो कॉपर के सॉल्यूशन होंगे, कॉपर सोल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। यहां पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मैंने लिया हुआ है। फिर क्या करेंगे, यहां पे जब इलेक्ट्रिसिटी पास होंगे तो एनोड तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है ना, और कैथोड तो यहां पे नेगेटिव चार्ज है। यहां पे इंप्योर मेटल जो कॉपर होते हैं वो यहां से क्या करते हैं, जहां यहां पे आप देख सकते हैं एनोड पे क्या होते हैं, एनोड पे जो कॉपर होते हैं वे 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बन जाता है। यानी कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं, आप याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरफ जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरफ, करंट यहां से इस तरफ दौड़ते हैं, है ना। अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो यहां पे कॉपर जो होते हैं उसको तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो वो तो आयन बन जाएंगे। अब यहां पे कॉपर का आयन जो बना हुआ है 2 पॉजिटिव आयन यहां पे घूमेंगे, इस सोल्ट सॉल्यूशन में यहां पे घूमेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब कैथोड पे क्या होते हैं, कैथोड पे जो कॉपर 2 पॉजिटिव होते हैं जो यहां पे घूम रहे होते हैं उसको यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। कहां से, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव होके यहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। यानी कि यहां पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, कॉपर 2 पॉजिटिव तो पॉजिटिव आयंस है, तो पॉजिटिव आयंस नेगेटिव के अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये इस तरफ मूव करेंगे, यानी कि ये कॉपर 2 पॉजिटिव इसकी तरफ मूव करेंगे, यहां पे उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स मिलने पर यहां पे जो कॉपर होते हैं, जो कॉपर यहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव होते हैं, उनको 2 इलेक्ट्रॉन मिलने पर हमें यहां पे कॉपर मेटल ही मिल जाते हैं, यानी कि यहां पे कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाते हैं। और क्या होते हैं, ये जो एनोड का
प्लेट होते हैं वे पतले पतले होते जाएंगे और ये मोटा 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 होते जाएंगे। यहाँ पे कॉपर का डिपॉजिट होते 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 ये मोटा 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 बनते जाएंगे और ये पतले 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 होते जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। अब बचा यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज होते हैं, जो ये तो इम्प्योर हमने लिया था, इम्प्योर मेटल हमने लिया था, है ना, कॉपर के इम्प्योर मेटल, तो इसमें तो इम्प्योरिटीज होंगे। अब ये इम्प्योरिटीज कहाँ जाते हैं, यहाँ पे फॉल हो जाते हैं, यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। इस इम्प्योरिटीज को हम एनोड मड भी कहते हैं। ठीक है, एनोड मड भी कहते हैं। फिर यहाँ से हमें प्योर मेटल मिल जाते हैं। ठीक है, रिफाइनिंग प्रोसेस को हम थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग, यानी कि जो इम्प्योर मेटल होते हैं उनको हम प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के प्रोसेस के मदद से हम करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बीकर लेते हैं, यहाँ पे एनोड जो कि इम्प्योर मेटल होते थे, यहाँ पे प्योर मेटल, है ना, यहाँ पे प्योर मेटल मैंने लिया था कॉपर का एग्जांपल, यहाँ पे भी कॉपर। अगर यहाँ पे कॉपर होंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन भी कॉपर का ही होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, है ना। तब यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ से कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में निकल जाते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ पे आपने देखा एनोड पे क्या होते हैं, एनोड पे जो इम्प्योर कॉपर होते हैं वे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद वे कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं, है ना। जब ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस यहाँ पे घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट यानी कि यहाँ कैथोड रोड होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अब नेगेटिव होने के कारण जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव आयन है, उनको अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे उनको इलेक्ट्रॉन भी मिल जाता है, जिसके कारण ये कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे कॉपर मेटल होने के कारण यहाँ पे कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से इम्प्योर कॉपर से कॉपर एक्सट्रैक्ट होके यहाँ प्योर इस पे कॉपर एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि ये पतले पतले बनते जाएंगे, ये मोटा बन जाते हैं और यहाँ पे इम्प्योरिटीज हमें कलेक्ट मिलते हैं। यहाँ पे इम्प्योरिटीज जो इस एनोड वो इम्प्योर मेटल होते थे, यहाँ से जो इम्प्योरिटीज मिलते हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। अभी हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में लगभग 80 to 90% कवर अप कर लिया है टॉपिक। आप लोग घर पे बैठ के इसको रिवाइज कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए। जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आए, क्वेश्चन पूछना होगा या क्वेरीज होंगे तो नीचे दिए गए नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जुले।